नमस्कार कृषक बंधु। मैं सुजीत चक्रवर्ती, प्रकृति कृषि तंत्र एलएलपी पुणे से आपके साथ आज फिर से एक नए विषय के साथ जुड़ रहा हूँ। आज का विषय कृषि से संबंधित है और कृषकों से ज़्यादा संबंधित है। कृषि के बारे में नहीं है, लेकिन कृषकों के आर्थिक अवस्था के बारे में है, आर्थिक व्यवस्थापन के बारे में है। तो देर न करते हुए हम विषय पर आते हैं और आपसे बात करते हैं। आज का विषय थोड़ा साधारण, जो हम बात करते हैं कृषि के बारे में, मौसम के बारे में, वैदिक सिद्धांतों के बारे में, उससे थोड़ा सा अलग है। लघु एवं सीमांत किसान, खेत परिवार का वित्तीय नियोजन। क्योंकि किसान भाई, हमारे जो कृषक बंधु हैं, वो सभी कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उनके सीमाओं के बाहर होती हैं। और जब वो बाहर हो जाती हैं सीमाओं के, जैसे फसल का मौसम के आधार पर फसल का अच्छा होना या नहीं होना, इसके अलावा जो बाजार भाव है उस पर कोई नियंत्रण किसान का नहीं होता है। लेकिन जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं, ऐसा समझिए कि जिनके पास 1 एकड़ से लेके 1 हेक्टेयर के बीच जमीन होती है, वो किसान जो है वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है। तो उनके साथ क्या समस्या होती है, उनकी क्या स्थिति है आज, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उससे उनको कैसे बाहर आना संभव है उनके लिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम सीमित रूप से बात करेंगे। आज की जो वर्तमान स्थिति है, वो असहाय एवं लघु एवं सीमांत कृषक बंधु निम्न दो प्रमुख समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहली समस्या जो है वो ये है कि हम कह सकते हैं कि बीज है, कृषि औषधि है, खाद विक्रेताओं पर ऋण खरीद के लिए आर्थिक निर्भरता होती है उनकी। बीज के लिए, कृषि औषधि और खाद्य जो है, खाद्य उर्वरक, इनके लिए जो है इनके विक्रेताओं से वो ऋण में खरीदते हैं या क्रेडिट पे लेते हैं, क्रेडिट क्रेडिट पे खरीदते हैं फसल के शुरू शुरू में, मौसम के शुरू शुरू में। और उनके ऊपर आर्थिक निर्भरता इनकी बनी रहती है। उत्पाद का ब्रांड और कीमत के प्रति अनभिज्ञता रहती है। जो सामने वाला देता है, जो विक्रेता है, वो जो ब्रांड दे देता है, जो कीमत वो लगा देता है, वो उसी को पता रहता है। ब्रांड वो जो दे देता है वही लेना पड़ता है। दूसरा पर्याय उनके पास नहीं होता है, किसान के पास, कृषक बंधुओं के पास। नगद खरीद पर मिलने वाली जो छूट मिलती है, किसे साधारणतः 10 से 15% की छूट मिलती है, उससे भी वो चूकते हैं, वो नहीं मिल पाता है। और विक्रेता के द्वारा बताए गए एवं दिए गए उत्पाद को लेकर संतुष्ट होने की बाध्यता भी रहती है। जैसा मैंने बताया कि उत्पादन अ, अच्छी उत्पादन के लिए कौन सा ब्रांड अच्छा है, ये इसका निर्धारण विक्रेता करता है। विक्रेता जो ब्रांड जिसमें उसको ज़्यादा फायदा होता है वो दे देता है। और उसका जो कीमत है वो भी वो अपने आप हिसाब से लिखता है। साधारणतः जो एमआरपी होता है वही लिखता है, उतना ही उसके नाम पे चढ़ाता है। जो छूट रहती है 10-15% की, वो नहीं देता है। दूसरी जो समस्या होती है वो ये होती है कि कृषक बंधु जो हैं, कृषि उपज के जो खरीदार हैं, जिनको वो माल अपना बेचता है फसल के अंत में, उनसे अग्रिम राशि
एडवांस के रूप में कुछ पैसे लेते हैं, जिससे कि उनका फसल के समय जो खर्चे होते हैं वो चलाने के लिए, लेबर का खर्चा है या बाकी जो खर्चे होते हैं उसके लिए। तो उसमें फसल के दौरान खेती कार्य के लिए स्थानिक आड़तिया जो होता है उससे अग्रिम राशि लेना जो है वो एक मजबूरी है छोटे किसानों के लिए। आड़तिया से लिए गए अग्रिम राशि के ऊपर वास्तविक ब्याज की दर, कितना प्रतिशत ब्याज वो लगाता है, उस उसके बारे में भी ठीक से पता नहीं रहता है, अनिश्चितता रहती है। और मंडी के वास्तविक बिक्री दर एवं वजन के बारे में जो पर्ची में लिखे गए विवरण है उसमें भी फर्क रहता है। क्या बिक्री मंडी में है, वो आड़ती जो जिसको भी दे रहे हैं वो किस क्या दाम दाम लगा रहा है, क्या भाव लगा के खरीद रहा है, कितना वजन वो लिख रहा है पर्ची में, इसमें कोई क्लियरिटी नहीं रहती है, ये सभी को पता है। और जो किसान पहले एडवांस लेता है उसके बारे में वो कुछ जान भी नहीं पाता है, समझ भी नहीं पाता है, और जानता समझता भी है तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, उसकी मजबूरी होती है, निर्भरता होती है। तो ये दो निर्भरता जो है, शुरू में जो किसान को लेना पड़ता है खेती के लिए, बीज खाद औषधि वगैरह, उसके विक्रेताओं से, और दूसरा जिसको बेच रहे हैं उससे जो अग्रिम राशि लेते हैं वो लोन के रूप में लेते हैं, उस पे ब्याज लगता है। तो ये दोनों तरफ अगर हम मिला लें तो 10-15% पीछे पहले, और 10-15% जो अग्रिम राशि लेते हैं उसमें, कुल मिला के 20 से 30% का तो उसको सीधा सीधा एक तरह से कह सकते हैं कि अ, अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त बोझ पड़ता ही है। इसके अलावा ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऐसी विकट परिस्थिति जो है ये किसानों के साथ होती है, छोटे किसानों के साथ मुख्यतः होती है, कि फसल की कम कीमत मिलती है, जलवायु परिवर्तन और फसल की विफलता भी हो सकती है, जैसे अधिक वर्षा हो गई या कम वर्षा हुई, सिंचाई समय पे नहीं हो पाया, या अधिक वर्षा के कारण खेत में पानी जमा हो गया, दवाई नहीं दे पाए, छिड़क नहीं पाए, वो विभिन्न कारण हो सकते हैं। और इसके अलावा जो कृषि ऋण है, फसल बीमा है, उन तक नहीं पहुंच सकते, सीमित पहुंच है, उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो वो ले नहीं पाते, वो सुविधा मिल नहीं पाता है, विभिन्न कारणों से। उसके विस्तार में हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये सत्य है कि ऐसा होता है। कृषि निविष्ठा के ऊंचे दाम, जैसे बीज है, कीटनाशक है, उर्वरक है, उनके जो दाम है वो अधिक होते हैं, वो महंगा पड़ता है। सीधे बाजार तक सीमित पहुंच और मोलभाव करने की क्षमता भी एक कारण होता है। तो जो सामने जिससे पैसा एडवांस में लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, उसको ही देना पड़ता है, वो जो भाव देता है उसी भाव से संतुष्ट रहना पड़ता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि जब फसल की कीमत है, जलवायु परिवर्तन है, इसके अलावा बीज कीटनाशक समय से नहीं, तो उत्पादकता, कृषि उत्पादकता पे असर पड़ता है, कम होता है। मजबूरी इधर भी है, भूमि और परिसंपत्तियों की मजबूरन बिक्री करना पड़ता है कभी कभी, जब ज्यादा अभाव होता है, कोई और साधन नहीं है, पैसे नहीं, तो जमीन बेचना पड़ता है मजबूरी में। तो जो आजीविका की जो जमीन है वो कम हो जाती है, फिर मजबूरी में मजदूरी करने के लिए शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है। इसके कारण, ये सब जो कारण है, इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जो छोटे किसान होते हैं, जो लघु किसान होते हैं उनके साथ, और इसमें किसान जो है बहुत ज्यादा आत्महत्याएं करने को मजबूर हो जाते हैं। एक आंकड़ा अगर हम देखें तो करीब 3.5 लाख से ज्यादा आत्महत्याएं 1995 से 2024 तक हो चुकी है। ये 3.5 लाख जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ज्यादा है। अगर हम सही आंकड़ा निकालेंगे 2024 का, तो शायद ये 4 लाख के ऊपर भी हो जाए। मैंने बहुत सीमित आंकड़ा इसमें दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव पड़ता है। जब शहर गांव में जो किसान है, छोटा किसान है, वो अगर शहर की तरफ जा रहा है तो गांव में मजदूर, वही किसान अपने खेत में भी काम करता है, दूसरे के खेत में मजदूरी भी करता है। तो वो मजदूर जो है वो जब शहर में चला जाता है, शहर में पलायन कर जाता है,
तो गांव में मजदूरी महंगी हो जाती है, खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। और ये आत्महत्याओं में करने वालों में जो खेतिहर मजदूर होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, उनकी भी काफी संख्या होती है। जो पलायन करके शहर चले जाते हैं वो तो ठीक है, किसी तरीके से इससे बच जाते हैं। लेकिन नहीं तो ये समस्या जो है गांव के अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। कृषि क्षेत्र में बढ़ती आत्महत्या दर के मुख्य कारक क्या हैं, हम थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करें। तो किसानों की तुलना में अधिक आत्महत्या खेतिहर मजदूरों द्वारा की जाती है। 53% या उससे ज्यादा जो है वो मजदूर होते हैं उसमें, और जिसमें अधिकांश पुरुष होते हैं। 2022 की अगर हम डाटा देखें, एनसीआरबी का, जो नेशनल कमीशन फॉर ये उसके लिए है, क्या बोलते हैं, जो इनके आंकड़े रखता है, उनका डेटा से पता चलता है कि 2021 की तुलना में किसानों की आत्महत्या 3.7% में वृद्धि हुई है 2022 में। तो ये आंकड़ा जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। हर साल कुछ ना कुछ इसमें बढ़ोतरी हो रही है प्रतिशत के रूप में अगर पिछले वर्ष से देखें, जिसमें 2022 में 11,290 मामले दर्ज किए गए हैं 2022 में। ये 2024 का, ये आज 1 अक्टूबर है। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं की संख्या सर्वाधिक थी 2022 में, परंतु उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत तरक्की हो रही है पिछले 7 सालों में, जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं तो वहां से। लेकिन किसानों की समस्या जो है, अगर उसका आधारभूत स्थिति देखें, तो वहाँ पे ये समस्या महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और भी प्रदेशों में मैं आगे बताऊंगा। सूखा, असामयिक वर्षा, कम वर्षा, ज्यादा वर्षा, इसके कारण जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाएं होती हैं, जिसके वजह से गर्मी बढ़ जाती है, या ठंडी ज्यादा हो जाती है, या जो मौसम है वो बदल जाता है, जिसके वजह से समस्याएं खेती में आ जाती हैं। रोग, कीट वगैरह की समस्याएं आ जाती हैं। सीमित और स्थिर आय के साथ साथ मुद्रास्फीति जो है, पैसे की दर कम हो रही है। जो आज से 10 साल पहले 1,000 रुपए में होता था, उस वो आज 2023-24 में उसकी कीमत जो है वो बढ़ के 1,200 हो गया है, या 1,100 हो गया है। 1,000 रुपए में वो चीजें नहीं मिलती हैं। दिहाड़ी मजदूर की दर बढ़ना, जैसे मैंने पीछे बताया कि जब पलायन हो रहा है शहर की तरफ, तो गांव में दिहाड़ी मजदूर, खेती के लिए जो खेतिहर मजदूर जो हैं, उन उनकी संख्या कम हो रही है, उनका दर बढ़ रहा है, वो महंगे हो रहे हैं। तो मजदूरी महंगी हो रही है खेती के लिए। इन इस तरह की आर्थिक चुनौतियां जो हैं वो मुख्य कारक हैं। और इसके अलावा और एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भारत सरकार की तरफ से, या प्रादेशिक, विभिन्न प्रदेश में प्रादेशिक सरकार की तरफ से जो किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है सब्सिडी के रूप में या अलग अलग तरीके से, वो केवल 27% किसानों तक ही वो पहुंच पा रहा है। और उन 27% किसानों में सबसे कम संख्या छोटे किसानों की है। लघु किसान है, जो सीमांत किसान है, जिनके पास जमीन 1 एकड़ से लेके 1 हेक्टेयर के बीच में है, मतलब 1 एकड़ से 2.5 एकड़ के बीच में जो जमीन है, उससे पूरा परिवार का पालन होता है। ऐसे किसानों की संख्या उसमें 27% में भी बहुत कम है। और ये आंकड़ा जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2020 का है। यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ा सा इसको बताने का कोशिश किया है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 2095 से, जैसे मैंने बताया था, 23 वर्ष का मतलब ये हो गया कि 95 से 14, और ये 2018 तक का, ये 17-18 तक का आंकड़ा है। 3,29,545 से ज्यादा किसान जो है आत्महत्या कर चुके थे।
ये भारत के अलग अलग प्रदेशों का आंकड़ा है। थोड़ा पुराना है ये, लेकिन फिर भी 2010 का है। 2010 में अगर देखें तो विभिन्न प्रदेशों में किसानों द्वारा आत्महत्या जो है वो संख्या इस तरीके से है। सभी प्रदेशों में कुछ न कुछ ये समस्या है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो बिल्कुल अछूता है। जहाँ पे किसान है, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे गांव में निर्भरता खेती पर है, ऐसे सभी प्रदेशों में कुछ न कुछ आंकड़ा आता है, आ रहा है और आया हुआ है। अगर हम सरकार की बात करें, राजनीतिक पार्टी जो विभिन्न प्रदेशों में सरकार में हैं रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जो सभी पार्टियों का जो रोल है वो इस समस्या को कंट्रोल करने में इच्छा शक्ति, मुझे लगता है कि नहीं है। ये मेरा अपना मानना है। अगर इच्छा शक्ति रहती, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सरकार में ऐसा हुआ है, इसकी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है, इसमें कम हुआ है, इसमें ज्यादा हुआ है। सभी का है। यहाँ पे देखिए तो चुनाव चिन्ह से, उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह जो होते हैं, इससे समझ में आता है। और यहाँ पे भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं, ये 2010 के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, या आज 2024 में विभिन्न प्रदेशों में जो जो सरकारें हैं जिन पार्टी की हैं, उनके हिसाब से अगर देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इसमें पूरी इच्छा शक्ति के साथ ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि ये समस्या का समाधान हो, किसानों को आत्महत्या तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। 2024 का ही अगर हम उदाहरण लें महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के अंदर भी केवल एक संभाग, अमरावती संभाग का लें, 2024 में जनवरी से जून तक 6 माह, प्रथम 6 माह में अमरावती संभाग का आंकड़ा मेरे पास मैंने इकट्ठा किया है। बिल्कुल छोटे से एक हिस्से को पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया, आपको पूरे भारत का नक्शा दिखाया 2010 का। अमरावती जिले में 170, यवतमाल में 150, बुल्ढाना में 111, अकोला में 92 और वाशिम जिले में 34। कुल मिला के 557 आत्महत्या पहले 6 माह में 2024 में हो चुका है। और उसका कारण क्या है? फसल की क्षति, साथ में कर्ज का बोझ, जो मैंने पीछे बताया कि फसल की क्षति के ऊपर किसान कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ उपाय उसके सीमा के बाहर हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन है, मौसम में परिवर्तन है, वर्षा कम होना, ज्यादा होना, वगैरह वगैरह। परंतु कुछ उपाय है जो किया जा सकता है कि जो फसल में समस्याएं आती है उसके लिए। और कर्ज का जो बोझ है, यही है कारण जिसके वजह से किसान को ये निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ता है। और ये बहुत ही दुखद है। यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है, जो कि अभी आज चतुर्दशी है, पितृपक्ष का आखिरी दिन है। ये इसी पक्ष में सितंबर के महीने का है, रतलाम जिले का है मेरे ख्याल से। आप इसको खुद ही पढ़ सकते हैं। कौन है जिम्मेदार? आर्थिक परिस्थिति, या व्यवसाय, या समाज, या सभी? ये घटना सितंबर 2024 में संभवतः मध्य प्रदेश के किसी जिले की है, क्योंकि ये रतलाम जिले से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अगर हम इसको रोक सके,
तो हमें क्या करना होगा? सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं ऋण के समाधान, किसान के ऋण के समाधान हेतु। सरकारी पहल जो है उसमें किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड दे रही है, जिससे क्रेडिट पे कार्ड के द्वारा वो कर सकते हैं क्रय, जो भी चाहिए उनको। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता को जान सके, उसके हिसाब से वो कितना उर्वरक डालना है, ज्यादा नहीं डालना हो, कैसा डालना है, कौन सा डालना है, किसकी जरूरत ज्यादा है, किसकी कम है, उसके हिसाब से वो अपने खेती को, अपने फसल को अच्छी तरह से कर सकें। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो ई नाम जो है, राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम का मतलब NAM। उसमें जाके किसान अपनी फसल को उसमें बेच सकता है। उसमें पूरे देश में वो कहीं पे भी बेच सकता है, अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से। सूक्ष्म सिंचाई एवं अ, जस जस संभर विकास कार्यक्रम है, जिसमें सिंचाई के लिए और सिंचाई के लिए अलग अलग उपाय करने के लिए उसके लिए कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी है। और इसके अलावा कुछ दीर्घकालीन उपाय भी सरकार के द्वारा हैं, जिसमें कृषि पद्धतियां हैं अलग अलग तरह की। जैविक पद्धति है, प्राकृतिक कृषि के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें खर्चे पर नियंत्रण होता है, किसान के व्यय पर नियंत्रण होता है, और अच्छी उपज होती है, उसका दाम अच्छा मिलता है। ये सारी बातें हैं। ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, यहाँ पे बैंक से जो ऋण है, लोन है, उसकी बात है। बीमा जो यहाँ पे बात हो रही है, फसल बीमा की बात हो रही है। ये सारे हैं। उन्नत किसान शिक्षा और प्रशिक्षण, उसके ऊपर काफी वर्कशॉप होता है, प्रशिक्षण शिविर होता है। फसल विविधीकरण और बाजार समर्थन मूल्य, MSP वगैरह की बात है। अलग अलग फसल लेके, जिससे कि एक फसल पे निर्भरता नहीं हो, मोनोक्रॉपिंग नहीं हो। सरकारी योजनाओं का प्रभावी प्रभावी क्रियान्वयन, ये सभी कुछ है, सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, और वो जिस राज्य में जो पार्टी की सरकार है, सभी कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जितना होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, और जहाँ तक पहुँच उसकी वो पहुँचना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा एक अंतराल है, गैप है। और हाँ, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसान को इन सब समस्याओं का स्थायी समाधान जो है वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बने। आर्थिक स्वावलंबी किसान जो है, हम छोटे किसान की बात कर रहे हैं। जो पीछे हमने एक स्लाइड दिखाया है, बहुत ही दुखद है ये वाला जो हमने न्यूज़पेपर का क्लिपिंग लगाया है, बहुत दुखद है। अगर हम इस किसान को बचा सकें कि इसको इस मजबूरन इस तरीके का अ, उपाय नहीं करना पड़े, तो उसके लिए हमको यही देखना है कि आर्थिक रूप से हर एक किसान स्वावलंबी कैसे हो। जब मैं हर एक किसान की बात करूं, तो मैं छोटे किसान की बात कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना जरूरी है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बौद्धिक स्वावलंबन जरूरी है किसान के लिए। बौद्धिक स्वावलंबन से तात्पर्य मेरा ये है कि कृषक बंधुओं के लिए कृषि कार्य ही जीविका का मुख्य साधन है एवं आय का एकमात्र स्रोत है। अतः उन्हें कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखना, समझना और करना होगा। साथ ही कृषि संबंधित सभी प्रकार के निर्णय स्वयं ही लेने की क्षमता विकसित करना होगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज किसान जो है उसको व्यवसाय के रूप में तो देख रहा है, लेकिन जैसे कोई दुकानदार व्यवसाय करता है, वो जिस तरीके से अपने दुकान का हिसाब रखता है कि हमने कितना खर्च किया, कितना मुनाफा हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसान को भी उस तरीके से चीज को देखना होगा। ये उसके लिए व्यवसाय है, जैसे दुकानदार के लिए दुकान एक व्यवसाय है,
उसी तरीके से किसान के लिए खेत जो है वो एक दुकान जैसा है। वो लागत लगाता है और उसमें से जो उत्पादन आता है उसको वो बेचता है, और उससे जो फायदा होता है, मुनाफा होता है, वही उसकी आमदनी है। कोई फर्क नहीं है दुकानदार और किसान में, केवल काम करने का तरीका अलग है, काम करने का स्थान अलग है, और उसका समय और काल अलग तरीके से, लेकिन दोनों एक ही जैसा है। तो हमको ये देखना है कि उसमें किसान जो काम कर रहा है, जो निर्णय ले रहा है, वो स्वतः ले। उसको क्या फसल बोना चाहिए, क्या उसमें डालना है, कौन सी औषधि डालनी है, कौन सा खाद डालना है, ये सारी बातें जो है वो दुकानदार के सलाह पर नहीं, खुद समझ के खुद का निर्णय। सलाह वो ले सकता है किसी से भी, लेकिन जो निर्णय है उसका खुद का होना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं वो हम स्वतः खुद निर्णय लेके उसके हिसाब से कर रहे हैं। हम इस पे विस्तार पे बात नहीं करेंगे। और भी वीडियोस हैं हमारे, उससे हम आप देखने से समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा। तो हम किस किस तरफ इंगित कर रहे हैं। आर्थिक स्वावलंबन जो हमने अभी पीछे बताया, कृषक बंधुओं को स्वतः अपने फसलों की आमदनी में से कृषि व्यवसाय के लिए मूलधन राशि जमा करने के लिए स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पे आर्थिक बचत और निवेश के बारे में सोचना, समझना और करना आवश्यक है। जो दुकानदार होता है वो हर समय अपनी आमदनी में से थोड़ी थोड़ी सी राशि जो है वो अलग से बचा के रखता है, जिसको वो मूलधन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे किसान बंधुओं को, कृषि कृषक बंधु जो है किसान भाइयों को अ- अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के नाम पे, सदस्यों के नाम पे, अपने नाम पे आर्थिक बचत और निवेश कैसे किया जा सकता है, कहाँ पे किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। कितना भी छोटा किसान हो, लेकिन यहीं से चीजों की शुरुआत होगी कि उस जो पीछे हमने स्लाइड दिखाया उस तरह के निर्णय पर जाने की जरूरत नहीं पड़े, उस तरीके का कदम नहीं लेना पड़े। इसके अलावा सामाजिक स्वावलंबन, कृषक बंधुओं के लिए ये सोचना और समझना आवश्यक है कि उनका ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान है। अतः आर्थिक निर्भर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से अस्थायी स्थानीय समस्याओं के कारण, ये समस्याएं जो अस्थायी हैं, जो हमने पीछे बताया, वो अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। तो अस्थायी स्थानीय समस्याओं के कारण शहर की ओर पलायन करके दिहाड़ी मजदूरी के जीवन शैली अपनाने से परहेज करना चाहिए। शहर में जाने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ पे बहुत सब कुछ आसान हो जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी सीमित आय होती है। दिहाड़ी मजदूरी का जो काम करते हैं उनको हर रोज दिहाड़ी मिल जाती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो मजबूरी में किसी न किसी तरीके से वो वहाँ पे टिके रहते हैं, क्योंकि वापस गांव में आ नहीं सकते। अगर आते हैं वापस गांव में तो समाज में उनकी स्थिति क्या होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो एक तरीके से उस नए माहौल में, नए समाज में अपने को क्या बोलूं मैं, वो कदम लेने के बजाय गांव के अंदर समस्या जो है वो उसका समाधान देखना और उसके लिए स्वावलंबी होना जो है वो जरूरी है। ये तीनों बिंदुओं पे स्वावलंबी किसान जो है उसको उन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है, नहीं पड़ेगा। लघु एवं सीमांत कृषक बंधुओं के कृषि व्यवसाय में आर्थिक स्वावलंबन लाने के लिए उन्हें वित्तीय नियोजन के बारे में सही परामर्श देने की आवश्यकता है। और उसके लिए आवश्यकता जो है वो कैसे है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यहीं से शुरुआत करनी जरूरी है। कृषि आय से लघु बचत योजना में निवेश, फसल खर्च के अनुसार बचत योजना, अ, फसल में कैसा खर्च हो रहा है वहां पे बचत करके उसको उस बचत को हम उसमें किधर हम निवेश कर सके, कहाँ पे बचत कर सकें, क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में बात सोचना। फसल के समय धन उपलब्ध होना, अपनी जो बचत की हुई राशि है वही उपलब्ध होता है तो हमको
उधार लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी से कर्ज लेने की जरूरत है। ना उधार में सामान लेने की जरूरत है, ना कर्ज लेके खर्चे चलाने की जरूरत है। परिवार के नाम पे बचत करने की जरूरत है। और इसमें ग्रामीण युवा पीढ़ी जो है उसके लिए कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना तथा उसमें टिके रहने के लिए इसमें पर्याप्त आमदनी होने की संभावना दिखना और अनिश्चितताओं के कारण आने वाले आर्थिक संकट से सुरक्षित रहने के लिए प्रत्येक फसल से होने वाले कृषि आय में से जोखिम मुक्त, कर मुक्त, रिस्क फ्री, टैक्स फ्री विभिन्न लघु बचत योजनाओं में निवेश करते रहना आवश्यक है। तो इसके हम डिटेल में नहीं जाते। हाँ, जिनको ये बात हमारी समझ में आती है वो हमसे जुड़ सकते हैं, हम उनमें उनको सलाह दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि जो है वो प्राचीनतम पारिवारिक व्यवसाय है, जिसमें पूरे परिवार के सभी सदस्यों को आयु एवं शारीरिक बौद्धिक क्षमता अनुसार पूर्ण रूप से सहयोग एवं योगदान करना आवश्यक है, तथा प्रत्येक फसल से होने वाले आय में से परिवार में होने वाले मासिक एवं वार्षिक व्यय के अलावा सभी सदस्यों के नाम पर कुछ धनराशि बचत, बीमा बीमा जब मैं यहाँ पे फसल बीमा की बात नहीं कर रहे हैं, स्वयं के बीमा की बात करें, परिवार के सदस्यों के नाम पे बीमा की बात करें, और अलग अलग उपायों में निवेश करने के लिए रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी अपनी एक मूल धनराशि धीमे धीमे तैयार होनी शुरू हो जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन भी कम है, आय के साधन भी कम है, इस तरीके से उनके पास एक अतिरिक्त आय के साधन अपने ही पैसे से होता है। और धीमे धीमे एक धन राशि जमा होती है, जो धनराशि को आप अ, अपने समय जब जरूरत हो तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। और जो निर्भरता है दूसरों के ऊपर बाजार में अ, बीज खरीदते समय या बाकी वस्तुएं खरीदते समय उधार लेने की या कर्ज लेने की, जो जिनको आप माल बेचते हैं उनसे बचा जा, जहां तक हो सके बचा जा सकता है। और 3 से 5 वर्ष के समय में आप काफी कुछ अपने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अगर पूरी तरीके से नहीं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी जो समस्या है वो 50 से 75% 3 से 5 वर्षों में कम हो जाती है, कम हो जानी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि हम प्राकृतिक, वैदिक और जैविक कृषि परामर्श, ट्रेनिंग, वर्कशॉप वगैरह हम करते हैं। स्थानीय परिस्थिति की के संतुलन को बनाए रखकर वैदिक सिद्धांतों तथा पद्धतियों पर आधारित खेती करने की परंपरा ही प्राकृतिक खेती है। तो इसमें पुणे स्थित हमारी जो संस्था है, प्रकृत कृषि तंत्र LLP, कृषक बंधुओं के इस उद्देश्य की प्राप्ति में मार्गदर्शन करने की भूमिका निभाता है। कृषि उत्पादन की गुणवत्ता एवं उपज में वृद्धि के लिए लक्ष्य निर्धारित करके कृषि अर्थव्यवस्था में कृषक बंधुओं के कृषि व्यवसाय को लाभ केंद्र बनाने के लिए तथा खेत का जैविक प्रमाणीकरण के लिए NPOP तथा NOP के मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सलाहकार की भूमिका निभाता है। साथ ही कृषक बंधुओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के लिए उन्हें वित्तीय नियोजन के बारे में निशुल्क प्रशिक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो हम आपको आपका जो कृषि कार्य है उसमें कहाँ पे आप किस तरीके से जो फालतू के जो खर्चे हैं वो कम कैसे बचा सकते हैं, आप अपने कृषि को कैसे बेहतर तरीके से नियोजित कर सकते हैं, और आपकी फसल कैसे बढ़ सकती है, आय कैसे बढ़ सकती है, ये तो है ही है। और साथ में जो आपका आमदनी हो रही है उसमें से आप आत्मनिर्भर बनने के लिए किस तरीके से अपने वित्तीय नियोजन को कैसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से, उस पे भी हम आपको अ, उसमें भी हम आपको प्रशिक्षित करने की भूमिका निभाते हैं।
तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि जो एनजीओज हैं, जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, या हम सीधे कृषक बंधु भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वेबसाइट में जाके हमारे बारे में जान सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे पास से आपको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। और व्हाट्सएप पे जुड़ के आप हमारे साथ अ, संपर्क में रह सकते हैं। और इसके अलावा हमने अपना अपना यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे दिया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल में जाके हमने कई सारे वीडियो हमने डाले हैं। उनको देख के उसमें जो बताए गए उपाय हैं, जो सलाह है, उनको अगर आप अपने खेती में प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि आप, जो हमने चर्चा की है, उस चर्चा का लाभ आपको मिलेगा। और हमारा जो उद्देश्य है इस चर्चा का, वो फलीभूत होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।